नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। अगर एक शादी तभी मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। यह बयान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। अपने इस बयान के जरिए मोहन यादव ने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। मोहन यादव का यह बयान कि एक शादी नहीं तो मध्य प्रदेश में नहीं, इस बयान से देश की सियासत जमकर हाई हो चुकी है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यूसीसी का रोड मैप प्रदेश में रख रहे हैं? क्या यह बयान महिलाओं को मजबूती देता है कि जिस तरीके से एक शादी के बाद मुस्लिम धर्म में और शादी भी हो जाती है, उसको लेकर क्या महिलाओं को उनके अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है? क्या मध्य प्रदेश सरकार वाकई में महिलाओं के अधिकारों के हक की बात कर रही है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव जो है वो यूसीसी के माध्यम से या फिर इस बयानबाजी के माध्यम से रखने की कोशिश की जा रही है? क्या समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 की बात हो रही है? और अगर 44 की बात हो रही है तो आर्टिकल 25 जो कि स्वतंत्रता की बात करता है, आजादी की बात करता है, उसकी अहमियत कहाँ रह जाती है? आज इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं सीधी बात। मध्य प्रदेश में क्या वाकई में यूसीसी की का रोड मैप तैयार हो रहा है, या फिर चुनावों की आहट को देखते हुए एक राजनीतिक नैरेटिव? लेकिन उससे पहले देखिए कैसे बयान को लेकर सियासत हाई है। जो कानून पास है देश संविधान से चल रहा है, अब कानून से हट करके कोई काम करेगा तो फिर निश्चित है कि उसके खिलाफ कानून भी काम करेगा। तो नागरिक देश के हैं कि मध्य प्रदेश के हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का यूसीसी विधेयक लाने का एक फैशन हो गया है राज्य सरकारों में, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए। मोहन यादव जी को और नरेंद्र मोदी जी को या जिन जिन लोगों ने भी यूसीसी लागू किया है अपने राज्यों में, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये उस प्रदेश के नागरिकों के लिए है या देश के नागरिकों के लिए, या प्रदेश को देश का हिस्सा मानते हैं या प्रदेश को देश का हिस्सा नहीं मानते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। हमेशा कुछ ऐसी बेतुकी बातें करते हैं जिसका न सर होता है और न कोई पैर। इसी तरीके से उन्होंने राम और रहीम की मिसाल उन्होंने इस तरह दी है, जो कि एक इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए शख्स को इस तरह की मिसालें देना, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना उनकी गरिमा के खिलाफ है। देखिए, जिस तरीके से यूसीसी को लेके मुख्तलिफ बयानबाजी हो रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने बात कही है, बेशक हिंदुओं मुसलमान के लिए एक कानून होना चाहिए, मगर हमारे पास शरीयत है, हमारे पास ला है, हमारा यहाँ मसला है, हमारे यहाँ निकाह का मसला है, तलाक का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, हमारे यहाँ के ऊपर मीरास का मसला है और दूसरे मसाइल हैं, तो उसको वो कैसे हल करेंगे? तो देखा आपने किस तरीके की बयानबाजी देखी जा रही है। आइए अब आपके समक्ष वो सुरखते सवाल रख दे जिनके इर्द गिर्द होने वाली है सीधी बात। वो सवाल एक एक कर आपके समक्ष। एक शादी के बाद यूसीसी की शुरुआत या सिर्फ राजनीतिक संदेश जो देने की कोशिश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से? दूसरा सवाल, क्या किसी व्यक्ति के मध्य प्रदेश में रहने को उसकी वैवाहिक स्थिति से जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 की भावना के अनुरूप है? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, बहुविवाह पर रोक, धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप या महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता की दिशा में उठाया जाने वाला एक जरूरी कदम? और चौथा बड़ा सवाल, बयान यूसीसी पर राष्ट्रीय बहस को आगे बढ़ाने की कोशिश या फिर चुनावी राजनीति का एक नया नैरेटिव? साथ ही सवाल यह भी कि एक शादी का नियम महिलाओं के सम्मान और समान अधिकार की दिशा में सुधार है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक नारा जो कि बनकर रह जाएगा।
इन सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हम सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम बात करते हैं तो समानता का अधिकार देती है, सब स्पर्शी और सब समावेशी संविधान की बात करती है, जिसमें सभी के हितों को बराबरी से दरकिनार न करते हुए या बराबरी का अधिकार देने की जब बात की जाती है। और सीधी सी बात है, सांप्रदायिकता में जो समानता में जो लोग सांप्रदायिकता देख रहे हैं या जो विशेषाधिकार में अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता देखते हैं, उन्हीं को उसी से समस्या है। वरना अगर हम देखा जाए तो अगर हमारा एक देश है, एक विधान है, एक प्रधान है और एक निशान है, तो फिर एक संविधान के अनुसार सब लोग कैसे नहीं चल सकते। और उसी की शुरुआत यूसीसी के माध्यम से की जा रही है। धर्म अलग चीज है, कानून अलग चीज है। कानून को धर्म में जोड़ करके पूरी चीजों को अगर गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो विवाद जरूर बनेंगे। परंतु हमारा जो मौलिक अधिकारों की जिनके बात कर रहे हैं आप, आर्टिकल 21 की बात करते हो, तो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, या समानता से जीविका का अधिकार हो, आवागमन का अधिकार हो, जीविका का साधन हो, जो भी चीजों की अगर आप बात करते हैं तो आर्टिकल 21 इनके प्रोविजन करता है। उसमें निजता का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है, शिक्षा का कहीं उल्लंघन नहीं है, स्वच्छता पर्यावरण का जो अधिकार उसका कहीं उल्लंघन नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता आर्टिकल 21 का वायलेशन कहां से हो रहा है। आर्टिकल 21 के तो निजता सभी को दे रही, प्राण दैहिक स्वतंत्रता सभी को मिल रही है, इसमें किसी का कोई प्रिविलेज नहीं छिन रहा है। तो फिर बेवजह इसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रियंका दुबे जी कि लोग बेवजह इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कहना ये है तो आप सही इंटरप्रिटेट कर दीजिए कि सीएम मोहन यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या हम ये माने साफ सीधे लफ्जों में कि यूसीसी का अगला अध्याय है जो मध्य प्रदेश में लिखा जा रहा है, एक रोड मैप कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है एमपी के लिए? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं शादी हो, दत्तक ग्रहण हो, तलाक हो, या इस प्रकार के जो अलग अलग लॉज जो अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा बना लिए गए हैं उनकी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम बात करते हैं सिविल कोड के लिए आपको अपने धर्म के अनुसार सारी चीजें चाहिए, तो क्रिमिनल के हिसाब से तो क्रिमिनल जस्टिस के लिए भी फिर आप उसी को फॉलो कर लीजिए। ऐसे दो विधान कैसे चलेंगे आप बताइए। अगर आपको शादी करनी है तो आपको शरीयत चाहिए, बहुत बेसिकली मैं सीधी बात करती हूँ, आपको शादी चार करनी है तो आपको शरीयत चाहिए। लेकिन जब आप क्रिमिनल वायलेशन करते हैं तो फिर भी उसको भी आप वहां पर भी शरीयत को लागू कर लीजिए। हाथ काट देने चाहिए आपके, कोड़े बरसाने चाहिए आपके ऊपर, चौराहे पर पत्थर मारने चाहिए आपको, तो वहां पर फिर डिफरेंशिएट क्यों करना है आपको। अगर शरीयत चाहिए तो फिर पूरा शरीयत ही लागू कर लेते ना आप। लेकिन नहीं, जहां हमें प्रिविलेजेस चाहिए, जहां हमें फैसिलिटीज चाहिए, जहां हम अपना एक तरीके से कहें हम अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता के लिए आपको वहाँ पे सिविल कोर्ट में आपने जो लाया जा रहा है और आप समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, यूसीसी की बात कर रहे हैं, जिसने अपने ओपिनियन दिए हैं, जिसमें विपक्ष का भी स्वागत किया, अपने ओपिनियन दिए हैं जिसमें विपक्ष का भी स्वागत किया गया था। हालांकि वो वहां से नदारद रहे, वो उनका ओपिनियन है, परंतु अब इसके ऊपर चर्चा सदन में भी होने वाली है, उसके बाद में ही इसको लागू किया जाएगा। तो रोड मैप पूरी तरीके से बनाया गया है, धर्म को अलग रखा गया है, लेकिन जो कानूनी व्यवस्था में जिन चीजों के सुधार की आवश्यकता थी उसके ऊपर कार्य किया गया और उसी को सभी के पर लागू किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, सारी बातें आपने सुनी। अब ये क्लियरली सामने आ चुका है कि सीएम मोहन यादव का जो ये बयान है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश में यूसीसी का एक रोड मैप रेडी कर रहा है, एक मसौदा तैयार हो चुका है, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते किस नजरिए से इसे देखती है? आप यूसीसी क्लियर शब्दों में बताइएगा, यूसीसी के समर्थन में है, खिलाफ में है, आपका क्या रुख है, यानी कि कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? देखिए मोनिका जी, अगर यूसीसी पे आप कांग्रेस का एक क्लियर वर्डिक्ट चाहती हैं तो इसका विरोध तो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि नवंबर 1948 में संविधान सभा में इसको प्रस्तावित करने वाली ही कांग्रेस थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता ने आर्टिकल 35 के तहत इस बिल को टेबल किया था। लेकिन जब इस पर आम सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि ये माना गया था कि भारतीय समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अधीन रख दिया गया था। पहली बात। अब आ जाते हैं दीवानी मामलों पर, क्योंकि हम सिविल कोड पे चर्चा कर रहे हैं, तो देश के अंदर सिर्फ मुस्लिम लॉ बोर्ड तो है नहीं, हिंदू लॉ एक्ट अलग, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, पारसी मैरिज एक्ट अलग है और स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यूसीसी पे बात करनी होती है तो मंचों से या तो वो राम और रहीम को बीच में ले आते हैं, या फिर इनके नेता कहते हैं साहब 5 बीवी 25 बच्चे नहीं चलेंगे।
अब मोनिका जी, मूल बात इसमें यह है कि 17 जून 2016 को जब विधि एवं न्याय मंत्रालय हमारे देश के 21वें विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से कहता है कि यूसीसी के ऊपर आप विचार विमर्श करिए और अपनी सिफारिश को इसके ऊपर प्रस्तुत करिए, तो विधि आयोग जो है वो पूरे देश के धार्मिक संगठनों से, विभिन्न पंथों से चर्चा करता है और 31 अगस्त 2018 को वो एक पेपर रिलीज करते हैं जो था कॉन्स्टिट्यूशन पेपर ऑन रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। अब आप सुनिएगा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया उसमें स्पेसिफिकली क्या कहता है, दैट यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस समय देश में कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दो बिंदुएं प्रमुखता से कही कि हमारे देश की जो विविधता है वो भेदभाव नहीं है, और दूसरी बात, जितने भी पर्सनल लॉ एक्ट बने हुए हैं उनके अंदर जो कमियां हैं उसमें सुधार लाना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जनता के ऊपर थोपा हुआ होना चाहिए। तो हम भी स्वागत करते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो आते धर्म हैं, में लेकिन इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, अभी प्रियंका दुबे जी ने भी क्लियर कर दिया, धर्म में इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, एक समान कानून की बात हो रही है, तो फिर आपत्ति किस बात पर? आप खुद महिला हैं, महिला के अधिकारों के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मोनिका जी इस पे भी आ रही हूँ। 2011 के सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या जो है वो कुल आबादी का 36% है, जबकि मुस्लिम आबादी मात्र 6% है। अब बहुविवाह का प्रचलन तो आदिवासी समुदाय में भी है। अगर आप देखेंगे तो ये भाजपा की राज्य सरकार के आंकड़े हैं कि 2022 से 2024 के बीच में 50,000 आपराधिक मामले हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध कायम है। तो आप सुरक्षा पे बात मत करिए, आप आदिवासी समाज में प्रचलित बहुविवाह पे बात मत करिए, आप मंच पे चढ़िए राम और रहीम के बीच में यहाँ पर आकर कटाक्ष करिए कि राम एक शादी करेंगे तो रहीम भी एक शादी करेंगे, फिर आप कहते हैं कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये कानून से जुड़ा हुआ मसला है, तो फिर आप न्याय संगत कानून से संबंधित बात करिए ना, आप धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? क्योंकि आप ध्रुवीकरण की राजनीति को पोषित करना चाहते हैं। 6% को टारगेट करने के लिए आप 94% को अगर कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से धर्म आधारित टिप्पणियां क्यों करते हैं? ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि यूसीसी के माध्यम से आप सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ना कि आप कानून के ऊपर केंद्रित होकर बात कर रहे हैं। आप सुरक्षा पे बात करिए, समान अवसरों पे बात करिए, साक्षरता पे बात करिए, इन प्रमुख मुद्दों पे आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ शादी पर बात करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा? पर इसमें गलत क्या है शिल्पी जी? एक महिला होने के नाते अगर देखिए, अभी हम यहाँ पर इमरान खोखर जी के पास भी जाएंगे, जाहिर सी बात है उनको भी आपत्ति मुझे लगता है शायद होगी, बाकी उनका पक्ष जब जानेंगे तभी पता चलेगा। एक महिला होने के नाते अगर हम धर्म को भी साइड में रख दें, अगर एक महिला विवाहित है उसके सामने दूसरी पत्नी लाके रख दे उसका पति, तो उस महिला के ऊपर क्या बीतेगी? अगर यहाँ पर कोई कानून ऐसा ला दिया जाता है जहां पर उस महिला के अधिकार ऐसे में मजबूत होंगे, उसके सामने उसका पति उसे धोखा देकर या इसे अपने में पर्सनल लॉ में लीगल बताकर दूसरी शादी कर दूसरी पत्नी उसके सामने लाकर नहीं खड़ा करेगा, तो ये तो और बेहतर बात है ना। आपसे बेहतर ये कौन समझेगा एक महिला होने के नाते? मोनिका जी फिर महिला तो आप भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सारी सहानुभूति सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के प्रति है, आदिवासी महिलाओं के प्रति ये सहानुभूति नहीं होनी चाहिए? अगर हम उनके बहुविवाह के मुद्दे को यहाँ पर उठाते हैं तो गलत है, हम उनके सुरक्षा के मुद्दे को यहाँ पर अगर आप आदिवासियों के मुद्दे यहाँ पर उठा रही हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं उसे गलत नहीं कहती। और उसके लिए प्रियंका दुबे जी से सवाल किया जाएगा कि आप जब मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, तो आदिवासियों में अगर ये परंपरा है तो आदिवासियों को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड रखा जा रहा? वो भी तो इस देश का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा ये उनसे प्रियंका दुबे जी से हम सवाल करेंगे। दूसरा, आप जो आपत्ति जता रही हैं, यानी कुल मिलाकर मसौदे को लेकर आपत्ति जता रही हैं या प्रक्रिया को लेकर? सिर्फ यही एक आपत्ति है आदिवासी वाली या इसके अलावा भी आपत्ति? देखिए मोनिका जी, मसौदा तो अभी तक पब्लिक के सामने आया नहीं है। हाँ। तो जब तक मसौदा पढ़ेंगे नहीं तो हम आपत्ति उठाएंगे कैसे? फिलहाल चर्चा हो रही है मोहन यादव जी के बयान पे, तो हमने बहुत स्पष्ट कहा कि आप कानून पे बात करिए, आप धर्म को बीच में मत लाइए, आप राम और रहीम पे बात मत करिए। और यूसीसी कांग्रेस और बीजेपी पे तो लागू नहीं होगा, यूसीसी मध्य प्रदेश के समाज पर लागू होगा। आप समाज से संवाद करिए, और अगर समाज इसके समर्थन में है तो कांग्रेस पूर्ण रूप से इसके समर्थन में। हम विरोध
जताने वाले कोई नहीं होते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं अगर समाज समर्थन में आ जाता है, मध्य प्रदेश की जनता समर्थन में आ जाती है तो कांग्रेस को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन प्रियंका दुबे जी, फटाफट से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति ना कहा जाए? जिस तरीके से सवाल उठा रहा है विपक्ष की, आप मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं, वहां पर तो आपको ये परंपरा दिखाई दे रही है, लेकिन आदिवासी भी तो इस देश का हिस्सा है, तो आपको वहां पर वो परंपरा क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या आप उनको यूसीसी के अंतर्गत रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? इस पर क्या जवाब है? सिंह, अगर हम बात करते हैं यूसीसी की, अगर हम बात करें तो लॉ बोर्ड्स के ऊपर काम करें। मैंने फिर कहा कि धर्म अलग, लॉ अलग। क्या किसी आदिवासी का पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसको डिसॉल्व करने की आवश्यकता हमें पड़े? वो रूढ़ियों पे काम करते हैं, परंपराओं पे काम करते हैं और उसको रेक्टिफाई, और समय अनुसार जैसे हम बात करें, बलि प्रथा आदिवासियों में कम हो गई, सती प्रथा आप देखिए आदिवासियों में उसका अलग प्रारूप निकल करके आ गया। वो समय अनुसार अपने रूढ़ियों में भगोरी है। अब बहुत बड़ा एक मध्य प्रदेश में आप देखते हैं उत्सव मंत्र, उसकी परंपराएं पूरी तरीके से बदलती चली गई। डीलिस्टिंग के माध्यम से आप देखिए, अगर हमने तो उसकी भी पैरवी करी, डीलिस्टिंग के माध्यम से जिन आदिवासी समाज ने दूसरे धर्म को अपना लिया है उनको वहां से हटा करके प्रिविलेजेस उनको उनके धर्म के अनुसार दिए जाए, तो हम तो उस पर भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप वहां भी साथ नहीं आते। हमारी जो बहन है शिम्पी जी, इतनी वरिष्ठ और बोल सकते हैं विद्वान प्रवक्ता है, वो इतने अच्छे सुझाव देती है, परंतु इनकी पूरी पार्टी जब इसके लिए सुझाव मांगी गई थी यूसीसी के लिए, तो वहां से नदारद रही। समिति के सामने इन्होंने कोई बात नहीं रखी। अब सदन में देखते हैं ये लोग वहां पर भी कितनी बातें रखते हैं, कितनी नहीं रखते हैं, वहां पे भी इनके विधायक रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो एक अलग का विषय है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो लॉ बोर्ड्स बने हुए हैं, उन लॉ बोर्ड्स को अलग अलग तरीके से सिविल्स में अप्लाई करना, और उसके जुडिशरी जो प्रॉब्लम्स निकल करके आती हैं, जब ये कह सकते हैं कि अलग अलग पेचीदगियों के माध्यम से न्याय मिलने में जो प्रक्रिया में डिले होता है, उसको जो भोगता है, आप उसके ऊपर चर्चा करिए। दूसरी चीज, बहुविवाह की हमारी बहन ने बात करी। मैं कहती हूँ कि चलिए 3 तलाक आपको लेना है, लेकिन मौखिक किसी के ऊपर बोल देना तलाक तलाक तलाक, या फिर म्यूचुअल पे जाकर के 1 महीने के अंदर, आज देखिए कोर्ट ने उसको भी डिसॉल्व कर दिया, 1 महीने के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, तो उसके ऊपर जाना एक अलग चीज हो जाती है, आप उसको अपना सकते हैं। तो समस्या कहां पर आ रही है? मैं फिर वही कहूंगी कि सिर्फ शौक के लिए आप अलग अलग लॉ बोर्ड्स को इस्तेमाल करें, वो जस्टिफाई किसी के लिए फटाफट से शिम्पी जी जवाब, इस पर जवाब, फिर इमरान जी के पास जाएंगे। शिम्पी जी जवाब फटाफट से। देखिए, पहली बात जो भाजपा के विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नदारद थी, तो हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस के जो माइनॉरिटी लीडर हैं आदरणीय आरिफ मसूद साहब ने, जब मोहन यादव जी ने यूसीसी के ऊपर सुझाव मांगे थे, तो सबसे पहले इसके ऊपर अपना वीडियो वर्जन भी जारी किया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से यूसीसी के अंदर जो कमियां थी उनको जी आपत्ति जता रही हैं आपकी इस बात पर? प्रियंका जी को प्रॉब्लम है, वो आपत्ति जता रही हैं। नहीं, प्रियंका जी जो आपत्ति जता रही है उसका खंडन करते हैं। एक तो ये लोग बुलाते नहीं है, जब बुलाते नहीं है तो हम जा नहीं सकते। वो तो शरीयत से देश चलाना चाहते हैं, तो मैं फिर कहती हूँ कि शरीयत से देश नहीं चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कह देने से ये देश नहीं चलेगा। आरिफ मसूद जी ने शरिया की कोई बात नहीं करी। आरिफ मसूद जी ने रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम्स उठाई और आरिफ मसूद जी ने आदिवासियों की इस पर चर्चा करी कि वहां पर भी बहुविवाह है। आरिफ मसूद जी ने ये कहा कि आर्टिकल 25 का इसमें ब्रीच होता है, जो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है। तो आरिफ मसूद जी ने जो बातें कही उसके ऊपर मोहन यादव जी ध्यान नहीं देते। आप पहले सुझाव मांगते हैं और जब हम सुझाव देते हैं तो आप सांप्रदायिकता की आड़ लेते हैं, आप शरिया की आड़ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सुझावों को स्वीकार करना, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, क्या वाकई में हित की बात हो रही है, समाज सुधार की बात हो रही है, या एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? ये बहस जाहिर सी बात है अभी और लंबी जाएगी, इसको लेकर हम आगे भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पहले इमरान खोखर साहब का रुख कर लेते हैं। इमरान खोखर साहब, बहुविवाह को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, या फिर आपको लगता है कि ये सामाजिक सुधार, कानून, इससे जोड़कर भी इसको देखा जाए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चर्चा का विषय है? देखिए मोनिका जी, मैं आपको एक बात समझाता हूँ हाँ जी। कि यूसीसी में से आपको यू हटाना चाहिए, ये यूनिफॉर्म है ही नहीं। जब इस प्रदेश की 21% पॉपुलेशन को आप एक्सक्लूड कर देंगे तो यूनिफॉर्मिलिटी बचेगी कहाँ? अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बार बार समानता समानता समानता, तो क्या एक मुस्लिम महिला की अधिकार और एक आदिवासी महिला के अधिकार, राइट टू, वो कहते हैं ना कि सर समानता का अधिकार है सभी लोगों को, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ।
एक राइट टू इक्वलिटी वाला जो मामला है, तो अब हम आते हैं आपके मुद्दे के ऊपर। पहला जो मेरा पक्ष वो तो ये है कि ये जो यूसीसी है ये मेरे पुरखों के साथ किए गए वादे को ब्रीच कर रहा है। मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली को बिलोंग करता हूं। मेरे फ्रीडम फाइटर को प्रॉमिस किया गया था कि आपको आपके धर्म पे चलने की आजादी होगी। उस आजादी को आर्टिकल 25 के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कंश्योर किया। वो इम्यूनिटी मुझे देता है कि मैं अपने मजहब पे चल सकूं। अब उसको यहां पर लाकर आप ब्रीच कर रहे हैं। चलिए और थोड़ा इसको भी आगे लिए चलते हैं। वो मेरा फंडामेंटल राइट है। और यूसीसी जो है वो डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप फंडामेंटल राइट को यूसीसी से ओवरलैप नहीं कर सकते। फिर भी इसके आगे और चलते हैं। चलिए, बार बार ये कहा गया है कि हम अपनी जो कुरीतियां हैं उनको खत्म कर यूसीसी ला रहे हैं। ठीक है, अब हम पहली वाली कुरीति पे आते हैं, पॉलीगेमी पे। कल अगर एक मुस्लिम महिला का पति दूसरी शादी करता है तो ये यूसीसी उस मुस्लिम महिला को तो इम्यूनिटी देता है कि उसका पति दूसरी नहीं कर पाएगा, लेकिन उस आदिवासी महिला का पति 2 करता है, 4 करता है, उसको कौन रोकेगा? आगे हम चलते हैं डाइवोर्स रेट पे। हमारे यहाँ तो फिर भी चलिए बता दिए 3 तलाक देने का एक तरीका है। आदिवासी समुदाय के अंदर तो तलाक देने का सिस्टम ही मौजूद नहीं है। भांज गड़ा होता है, बैठ के पैसे दिए जाते हैं, मामला खत्म हो जाता है। चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात कर लीजिए। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो ट्राइबल्स के अंदर इज हायर देन मुस्लिम्स। उसके आगे और चलिए, इनहेरिटेंस। मेरे परिवार में एक मुस्लिम महिला को उसके पिता की संपत्ति में 12.5% का अधिकार है, लेकिन इनहेरिटेंस आदिवासियों में तो होता ही नहीं है। तो आपको सारी के सारे अधिकार मुसलमानों को देने हैं, जो कि 95% आपको वोट नहीं डालते हैं। लेकिन वो समुदाय जो आपको 70% वोट डालता है, उन महिलाओं के अधिकारों की आप लोग बात नहीं करेंगे। और हमारे महाराज जी भी हंस रहे हैं। अभी मैं इनसे कहने जाऊंगा कि इस यूसीसी के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करने का एक लॉ लाया गया है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। उसको आप सब लोग आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, कल हमारी आने वाली नस्लों को वो कहीं ना कहीं बर्बाद करेगा। मेरी बात को नोट कर लीजिए। उस लिव इन के अंदर रजिस्ट्रेशन तो कराना इजी है। उस लिव इन से पैदा हुए बच्चों को क्या सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, क्या इनहेरिटेंस मिलेगा, उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी क्या? ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करेगा। मेरा इस बात है, अगर मैरिज को जनरल रजिस्ट्रेशन कराना है सबके लिए एप्लीकेबल कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन को आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सबके लिए कीजिए। आप मान के चलिए चाइल्ड मैरिज रोकना है, सबके लिए रोकिए। हम सब उन जनरल चीजों में साथ है। लेकिन आप मेरे पर्सनल मैटर्स के अंदर अगर इंटरफेयर करेंगे तो आप मेरे आर्टिकल 25 को ब्रीच कर रहे हैं, राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन। और आप फिर अगर कंपेयर करना चाहते हैं, देखिए यहां पर बीजेपी वाले एक झूठ बोलते हैं कि आदिवासियों को अनुसूची 5 और 6 के अंदर इम्यूनिटी मिली हुई है। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। मैं आज दिन भर से बैठकर अनुसूची 5 और 6 भारतीय संविधान में से पढ़ रहा था। अनुसूची 5 और 6 के अंदर 2 चीजें हैं। अनुसूची 5 के अंदर 10 स्टेट्स आती है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। लेकिन 6th शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट आती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब जो इनहेरिटेंस मैरिज के मामले में आप आदिवासियों के साथ इस कानूनों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो अनुसूची 6 में जाती है। अनुसूची 5 में के अंदर सिर्फ 2 चीजें की गई है। मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं। एक तो लैंड ट्रांसफर को रेगुलेट करना, यानी ट्राइबल के लैंड जो है उनको ट्रांसफर को रेगुलेट करना। दूसरा, जो मनी लैंडिंग यानी साहूकारिता जो चलती थी उसमें आदिवासियों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको रेगुलेट करना। मैरिज के मामले में इंटरफेयर करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। चाहते तो आदिवासी को ये इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनको इनके वोट बैंक की तकलीफ है। मुसलमानों को टारगेट करना है और ये दिखाना है कि हमने महाकाल लोक के आसपास मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, पोलराइजेशन की ये राजनीति है। कुल मिलाकर जब आप कह रहे हैं, अब आपने जो बातें गिनाई, आप कह रहे हैं मैरिज में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, ट्राइबल्स का मुद्दा भी आप उठा रहे हैं। अगर सरकार यही जो नियम है वो आदिवासियों के लिए भी मान लीजिए अगर लागू कर दे, जब सामाजिक सुधार की बात हो रही है, एक समान कानून की बात हो रही है, अगर ट्राइबल्स में भी लागू कर दे तब भी क्या आपको आपत्ति रहेगी? या आप ये कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल लॉ, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता संविधान से भी बड़ी है और सबसे बड़ी है? देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं मैडम, आपको बहुत सीधे शब्दों में समझना पड़ेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम आपसे कोई अलग शरीयत नहीं मांग रहे। शरीयत का मतलब होता है मजहब।
उसके अंदर तरीका सिखाया गया मजहब के अंदर कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। हाँ। अब दूसरी बात, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि कल अगर आदिवासी को इंक्लूड कर देंगे तो आपको आपत्ति होगी, मेरी तो स्पष्ट आपत्ति थी। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप आदिवासी को आप छोड़ दे तो हमें उसके अंदर परेशानी नहीं होगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप मेरे राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन को ब्रीच ना कीजिए, और अगर आप इक्वालिटी ला रहे हैं तो इक्वालिटी फिर सबके साथ लाइए, उसके अंदर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट ना कीजिए। लेकिन आपके साथ जो जनरल मुद्दे हैं उनसे आपको ध्यान भटकाना है तो आप राम रहीम करेंगे, चाहे 50 लोग गंदा पानी पी के मर जाए, चाहे 25 बच्चे छिंदवाड़ा में जहरीला कप सिरप पी के मर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आप महाकाल लोक के आसपास जितने जमीन के घोटाले करना चाहे कर लें, इन सबको कवर अप करने के लिए, सरकारी पापों को छुपाने के लिए आपको मुसलमान टारगेट चाहिए, और मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए आप ये यूसीसी लेकर आए में। आप इसमें चेंज करने को राजी ही नहीं। आप कुल मिलाकर एक लाइन में सीधी बात इमरान साहब कह दे रहे हैं कि हमारे मैरिजेस को लेकर जो नियम है उसमें आप इंटरफेयर मत कीजिए, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बीच आप इंटरफेयर मत कीजिए। पर यहाँ पर एक समाज के नाते जब आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, पर्सनली मैं उसके खिलाफ हूँ। पर्सनली मैं आपको कह रही हूँ, तमाम नियम कायदे कानून कोर्ट वोट ये वो पॉलिटिकल पार्टी सब हटाकर मैं अपना रुख आपको बताती हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। अब मैं इसी लिहाज से अपने मन का सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्या आप महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं की जिंदगी, उनके सम्मान, उनके समान अधिकार, इन सब के बारे में क्या सोचना ही नहीं चाहते? एक मुस्लिम महिला एक साथ अपने पति की दूसरी पत्नी को भी देखती है। अभी लेटेस्ट एक मूवी रिलीज हुई थी हक, जो ओरिजिनल कहानी है, उसके ऊपर पूरी मूवी बनाई गई थी शाहबानो की। ठीक है, हमने वो मूवी देखी, हमने उस मूवी के माध्यम से वो महिला का दर्द और गहराई से समझा। इस नाते मेरा आपसे ये सवाल एक महिला होने के नाते कि क्या आप उनके सम्मान, उनके समान अधिकार के लिए कोई चेंज करना ही नहीं चाहते हैं? आप छोड़ दीजिए बीजेपी को भी, अगर क्या आप नहीं चाहते कि आपके धर्म में महिलाओं को भी वही सम्मान मिले? देखिए मोनिका जी, शायद आपको पता नहीं है कि दुनिया का पहला धर्म इस्लाम है जिसके अंदर इनहेरिटेंस में महिलाओं को प्रॉपर बराबरी का 12.5% का अधिकार दिया गया। उससे पहले महिलाओं के लिए इनहेरिटेंस नहीं था। अब दूसरी बात करते हैं हम आपसे, बार बार आप कह रहे हैं कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर महिलाओं को इस्लाम ने बहुत सम्मान दिया है, लेकिन कोई प्रोपेगेंडा मूवी आके ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इस्लाम के अंदर महिलाओं का क्या सम्मान है। अब आप दूसरी तीसरी बात करते, बार बार शाहबानो की बात की जाती है, तो जसोदा बहन की बात क्यों नहीं की जाएगी? क्यों सिर्फ शाहबानो का ही मैटर लाया जाएगा? क्या जसोदा बहन और शाहबानो के अपने अधिकार अलग अलग हैं? एक को तलाक दिया गया, मेंटेनेंस की बात थी, कोर्ट में केस चला, कोर्ट के तहत उसको फैसला आया और उसको संसद ने बदल दिया। तो दूसरी बात, जो एक महिला पिछले 25, 30, 40 सालों से अपने पति के नाम को लिए तरस रही है, उसके बारे में कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जाएगी? आप उसको छोड़ देंगे एक तरह के तरीके से अलग। ये जो डिफरेंस है कि आप पीड़िता को धर्म की निगाह से देख रहे हैं, इस पे मुझे पूरी तरीके से आपत्ति है। आप किसी भी महिला को सम्मान देने के लिए ये ना देखिए कि वो किस धर्म की है। हमें महिलाओं को सम्मान देना है तो हमें तमाम तरह महिलाओं को सम्मान देना है। उसमें मैं डिफरेंशिएट नहीं करना है। दोनों धर्मों की बात भी अगर देखी जाए, वापस मेरा सवाल आपसे वही है, और ये मेरे लिए ये वापस मेरा सवाल एक महिला होने के नाते आपसे वही है, क्या आप लोग नहीं अपने धर्म के हितैषी बनते हुए, अपने धर्म के बड़े सम्मानजनक व्यक्ति बनते हुए, क्या आप लोग रिफॉर्म के बारे में नहीं सोचा विचारी करना चाहते? निका जी, किस तरह का रिफॉर्म आप चाहती हैं? आप मॉडर्नाइजेशन को रिफॉर्म बता रही है, वेस्टर्नाइजेशन को रिफॉर्म बता रही है, या दुनिया के अंदर जो ये फहश और ये जो बेपर्दगी चल रही है उसको आप रिफॉर्म बता रही है? जो चीजें मेरे राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन के अंडर है, मैं उसको मानने को तैयार हूं। रिफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर दें। मेरा बड़ा सीधा सा कहना है, मेरी शरीयत, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब को मुझे मानने का अधिकार मेरे को भारत का संविधान देता है। और मोहन यादव जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रहना होगा तो ऐसा होगा। अरे सर, आपकी भी कुर्सी की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। जिस दिन मोदी शाह की जोड़ी को लगा उस दिन आपके घर वापसी हो जाएगी। इसलिए आप बेवजह की राजनीतिक बयानबाजी ना कीजिए। आप यूसीसी ला रहे हैं तो यूनिफॉर्मली लाइए, अगर नहीं ला रहे हैं तो मुसलमानों को टारगेट ना कीजिए। प्रियंका दुबे जवाब देना चाहती हैं। प्रियंका दुबे जी, कम शब्दों में फटाफट से जवाब। सीधे तौर पर आप टारगेट कर रहे हैं एक धर्म को, आरोप लग रहा है। प्रियंका दुबे कनेक्टेड है? प्रियंका दुबे, आवाज मिल पा रही है?
ओके, कनेक्शन शायद ब्रेक हो गया, दोबारा से। सभी लोगों को समान नागरिक संहिता का पालन, सभी लोगों को समान नागरिक संहिता का पालन करना चाहिए। अभी हम सभी हमारे प्रवक्ताओं को सुन रहे थे और सभी ने अच्छी बातें रखी, अलग अलग तरीके से रखी। हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता थी उन्होंने भी रखा, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं कर पा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी 80 से 85% लोगों ने समर्थन में वोट किया है इसमें यूसीसी को, तो उसको लागू क्यों नहीं किया जाए भाई? जब 80 से 85% लोग समर्थन में हैं तो उसको लागू करना ही चाहिए। और इसमें आपत्ति किसको है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपत्ति अपने इमरान साहब को आपत्ति है, वो सीधे तौर पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं, विपक्ष भी अपनी आपत्ति जता रहा है। मैं वही इमरान साहब की बात पे और विपक्ष की बात पे जा रहा हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें तो मनसौदा बताया नहीं गया। अरे मनसौदा तो 5 दिन पहले दिल्ली की जो टीम आई थी वो हर जिले हर तहसील में जाकर मनसौदा सबको सुना रही थी, और इन लोगों ने जब बहिष्कार करके उठ गए और हमारे यहाँ भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी में हमारे यहाँ काजी साहब, हमारे यहाँ मुफ्ती साहब, ये सब बैठकर उन्होंने समर्थन किया है, उस मनसौदा का समर्थन किया है। लेकिन हाँ, एक ही लिव इन रिलेशन का सबने विरोध किया। अभी खोखर साहब विरोध कर रहे थे, हम भी उसका विरोध करते हैं कि इस चीज को हम भी इसका विरोध करेंगे कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीज जायज है। जहां ये लोग आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं खोखर साहब से कि आप ये बताइए कि आज से 50-40 साल पहले भी उतने ही आदिवासी थे और उनमें से भी अभी 20% कम आदिवासी हो गए। ये आदिवासी गए कहां? इनका धर्मांतरण कराया गया, इनका माइंड वॉश करा गया, किसी ने उनको मुस्लिम बना दिया, किसी ने क्रिश्चियन बना दिया। इसलिए उनके अधिकारियों को सुरक्षित रखने का काम सरकार ने किया है ताकि वो इधर उधर भटके नहीं, अपनी समाज में रहें। अपनी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, अंडमान निकोबार में ओरिजिनल आदिवासी रहते हैं, लेकिन इसी प्रकार से धीरे धीरे पलायन करते करते उनकी संख्या बहुत, आज सरकार चिंतित है वहां की कि उनको किस प्रकार से उनको सुरक्षित किया जाए, लेकिन वो मात्र 450 लोग वहां बचे हुए हैं। इसी प्रकार से आदिवासियों की नियंत्रित करने के लिए उनको इस अधिकार से, इस कानून से परे रखा गया है, और वो जब तक वो अब समान उसमें नहीं आ जाते तब तक उनको परे रखा जाएगा। क्योंकि आदिवासी होता है तो दूसरा व्यक्ति पहला फुसला कर अपनी समाज में मिलाने की कोशिश करता है, अपनी वोट करता है। इसलिए उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि वो किसी प्रकार का धर्मांतरण न करें। मात्र इतना सा कारण है। मैं फिर से आपके चैनल, सम्मानीय चैनल के माध्यम से कहूं कि ये यूसीसी का जो कानून लाया जा रहा है, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके पेट में जो सांप्रदायिक भावना का सम्मान को आगे बढ़ाकर रखते हैं। क्योंकि अगर यूसीसी समान नागरिक संहिता नहीं होगी तो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फिर से वही झगड़े जहां से फिर करेंगे और आप समान नागरिक संहिता में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बीच इंटरफेयर मत कीजिए। वो क्लियर कह रहे हैं कि आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बीच दखल अंदाजी ना कीजिए, शादियों के मामले में आप ना बोलिए, ये हमारा नैतिक अधिकार है कि हम जो मर्जी करें, ये हमारा धर्म हमें स्वतंत्रता देता है, जो मर्जी करें इन द सेंस कि उनके में ये जायज बात है। तो इस पर आप कैसे? धर्म तो हमें भी स्वतंत्रता, बिल्कुल हमारा धर्म में हमें बहुत सारी चीजों में स्वतंत्रता देता है। अगर धर्म के हिसाब से हमें भी चलने लगे तो फिर तो ये देश बचेगा नहीं, संविधान नहीं बचेगा। अरे भाई, जब हम संविधान को मानते हैं तो संविधान के और कानून को मानना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमारा धर्म हमें इजाजत नहीं देता है, तो हमारा धर्म भी हमें बहुत सारी चीजों में इजाजत नहीं देता। तो उन्होंने भी 1937 में संविधान की बात की ना कि शरीयत में जो ये नियम है वो लागू है, तो उन्होंने भी तो इस बात का जिक्र किया। शरीयत में ये चीज अगर लागू है तो शरीयत के हिसाब से तो फिर तो जो आदमी कोई बलात्कार करता है उसको चौराहे पे कोड़े मारना चाहिए, उसकी आंखें निकाल देना चाहिए। अगर कोई मर्डर करता है तो उसके हाथ काट देना चाहिए, उसके सरेआम चौराहे पे उसके गर्दन काट देना चाहिए। शरीयत में तो ये भी है, तो ये चीज तो भारत में लागू नहीं हो पाएगी। बताइए, तो अगर मैं वही पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। कह रहे शरीयत में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, बार बार मैं इस तरह के तर्क सुनता हूँ कि आपको सिविल मैटर्स में तो संविधान चाहिए और क्रिमिनल मैटर्स में शरीयत चाहिए, शरीयत को आपको छोड़ना पड़ता है। मैं आज आपसे डिमांड करता हूं मैडम, आज आप सबके साथ पे खड़े होकर आपके नेशनल चैनल से डिमांड करता हूं कि मुसलमानों के क्रिमिनल मैटर्स को भी आप शरीयत के तहत लाइए
लेकिन उस क्रिमिनल मैटर को सुनने वाला वो काजी होगा, वो बेईमान जज नहीं होगा। उस मामले को सुनने वाला वो बेईमान पुलिस वाला नहीं हो जाए 1500 रुपए में झूठे केस बना देता है। जायज केस हो, कोई मुसलमान बलात्कार करे उसको फांसी दे दो, लेकिन ये सुनेगा कौन? वो ईमानदार लोग बैठेंगे जिसको खुदा का डर होगा। ये बेईमान पुलिस, बेईमान सिस्टम, बेईमान वकील मिलकर उन मुसलमानों को इमरान साहब, हर किसी को इस तराजू में तोलना जायज नहीं है। आप हर किसी को इस तराजू में नहीं तोल सकते, न्यायालय पर उंगली नहीं उठा सकते, जजेस पर उंगली नहीं उठा सकते, आप हर एक पुलिस वाले के लिए कुछ ऐसे अपशब्द नहीं कह सकते। तो फिर आप मेरे फंडामेंटल राइट पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? जब मैं आपके राइट पे उंगली उठा रहा हूं तो आप लोगों को तकलीफ है? भैया, भारत में संविधान से केस चलेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये लोग संविधान की प्रतियां जेब में ले लेके घूम रहे थे। अभी कुछ दिन की बात है, 2 महीने पहले ये सारे लोग संविधान की किताब को जेब में ले लिए घूम रहे थे, और आज फिर से संविधान को इन्होंने भुला दिया और शरीयत को लेके आ गए, शरीयत को आगे लेकर आ गए। भाई ये चीज इस भारत में एक कानून, एक विधान, एक प्रधान ही चलेगा, ये देश इसी हिसाब से चलेगा। और अगर पढ़िए तो सही, ये किताब पढ़नी चाहिए आप लोगों को। बिना पढ़े बात करते हैं, किताब पढ़नी चाहिए। शरीयत इज द पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार, हम भी आपकी बात को मानते हैं, शरीयत आपको इजाजत देता है, हम शरीयत का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसी शरीयत के सम्मान के साथ साथ हम भी फिर भारत की सरकार से और संविधान से मांग करेंगे कि हमारा पूरा हिंदू समाज में हमारे शरीयत और हमारे धर्म के हिसाब से चलेगा, हमारे धर्मों के हिसाब से बातें होंगी, तो फिर क्या देश कहाँ बचेगा, संविधान कहाँ बचेगा, कानून व्यवस्था कहाँ बचेगी? मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आपको अपने धर्म पे चलने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। आपके मंदिरों पे जो सरकारी कब्जे है वो हटने चाहिए। आपको पूरा अपने धर्म पे चलने का अधिकार है। मैं खुश हूं, मैं आपके साथ हूं। इन बेईमान सरकारी अधिकारियों को हटाइए, जो मंदिरों में बैठ के चोरियां करवा रहे हैं, जो डकैतियां डाल रहे हैं, उनको हटवाइए और सरकारों से मंदिरों को मुक्त कराइए। और आपके प्रियंका दुबे जी जवाब देना चाह रही हैं। प्रियंका दुबे जी भी जवाब देना चाह रही है। प्रियंका दुबे जी, ओवर टू यू। सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, 2018 में भी लॉ कमीशन ने पेपर लाया था और उस पेपर में साफ लिखा था कि जिस हिसाब से मत निकल करके आएंगे उस हिसाब से यूसीसी को लागू किया जाएगा। शिल्पी जी को यहाँ मैं करेक्ट कर दूं कि 2016 के बाद में 2018 में भी लॉ कमीशन ने पेपर रिलीज किया है। उसके हिसाब से जनमत संग्रह जब किया गया अलग अलग जिलों में जाके अलग अलग जगह पे सरकारों ने, तो उसके बाद जो निकल करके आया उस पर सुझाव मंगाए गए और सुझाव के हिसाब से इसको लागू करने की बात की गई। अब बात करते हैं, एक करेक्शन जो मैंने कर दिया। अब मेरे जो दूसरे भाई हैं वो कह रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त कराइए, पहले आप वक्फ से अपनी संपत्तियों को तो मुक्त करा लीजिए जो कि दान की गई थी मुस्लिमों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके कल्याण के लिए, लेकिन आप उसी को मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, इसी कारण भी दिक्कत आ रही है। तो पहले आप उस पर भी बात कर लीजिए। अब आप कहते हैं कि शरीयत आपका अधिकार है, बिल्कुल है। शरीयत से धर्म को, मैं फिर कह रही हूँ, धर्म अनुसार व्यवहार करने की आपको पूरी छूट है, परंतु आपको धर्म सिर्फ शादी में क्यों नजर आता है? धर्म आपको दत्तक प्रक्रिया में क्यों नहीं नजर आता? वहां पे आपको परेशानियां क्यों नहीं दिखाई देती? वहां पर आपको बच्चे के राइट, जहां पे अगर हम कहते हैं छोटे मासूम बच्चे के कुछ मानसिक दबाव जो बनाए जाते हैं, किस तरीके से आप जानते हैं कि रिचुअल्स में कुछ चीजें गड़बड़ है, उसकी आपको वहां पर धर्म क्यों, वहां क्यों नहीं सोचने में आता? आपको वहां पे उनकी समस्या क्यों नहीं आती? दूसरी चीज, ठीक है, मैं आपको वही कह रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। इस चैनल पे आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इस चैनल पे जो लोग बैठे हैं बच्चे के ऊपर क्या कुरीति अप्लाई की जाती है वो सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हलाला की जो पीड़ा है वो आपको क्यों नहीं नजर आती? वहां पर आपको शरीयत दिखाई देती है, वहां पर मैं खुद कहती हूँ, आपकी जो स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर जो नूरजहां की है, उन्होंने भी ये बात कही है कि महिला के अधिकारों को अगर कुरान के अनुसार दिया जाता है, बिल्कुल मुल्ला के हिसाब से उनको नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि कुरान जो हमें अधिकार देती है, अगर यूसीसी हमें वो अधिकार देता है तो हमें कोई समस्या नहीं है। कुरान में 3 तलाक का जो प्रोसीजर लिखा है, आज उसको किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं, वायलेशन को क्यों नहीं रोक पाते? जो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके, इमरान साहब, अगर आप गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं तो कुरान में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, मतलब कुरान में त्रुटियां नहीं है, लेकिन कुरान की जो बातें हैं उनको त्रुटियों के अनुरूप ले लिया जाता है, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, गलत मतलब निकाल दिए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? वो भी तो आपके धर्म की बात है जो प्रियंका दुबे कह रही है। मोनिका जी, ये वो वाली कहावत हो गई कि अदजल गगरी छलकत जाए वाला मामला है। आप पूरी जानकारी को उठा के देखिए। इमरान खोगल क्या कहता है, ना मानिए, कोई और क्या कहता है, ना मानिए।
कुरान को पढ़ लीजिए। कुरान के अंदर देखिए, मैं आपको सुन रहा था आपकी बात, आप मेरी बड़ी बहन समान है, मैं आपकी बात सुन रहा था, प्लीज मुझे बोलने दीजिए अपनी बात। प्रियंका जी बोलने तो दीजिए, मैं भी आपकी बात सुन रहे थे। सुनिए सुनिए वो क्या कह रहे हैं। प्रवेश तक नहीं दिया जाता है। मोनिका जी आप बताइए, यहाँ पे बराबरी है क्या? धर्म की बात करती हूँ मैं। मस्जिद पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित करके रखा हुआ है। ये इनकी धार्मिक उनको जवाब तो देने दीजिए। ठीक है, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। आप सवाल करती रहेंगी तो जवाब नहीं मिलेंगे, उनको जवाब भी देने दीजिए। हिंदुस्तान के हर शहर की मस्जिद अहले हदीस के अंदर महिलाओं की एंट्री है। मेरे घर से 100 मीटर दूर मस्जिद अहले हदीस है, वहां पर महिलाओं के लिए अलग से फ्लोर है। 2 चीजों का वहां ख्याल रखा गया है कि एक तो उनका बिल्कुल प्राइवेट तरीका हो, आने जाने का उनका बिल्कुल सेपरेट रास्ता हो, और उनके लिए एक पर्दगी के साथ नमाज पढ़ सके। कहीं रोक टोक नहीं है इस्लाम में। ये जो जिन लोगों ने रोका है वो लोग गलत है, लेकिन आप इस्लाम को उस आधार पे गलत। इमरान खोकर के गलती करता है तो वो इमरान खोकर की गलती है, उसको आप एक होल कम्युनिटी या होल इस्लाम को लेकर गलत नहीं मान सकती है। मेरा अपराध मुझ तक रहेगा, मेरे धर्म तक नहीं रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, आपको एक करना है टारगेट, और टारगेट करने के लिए आपको मिल गया मुस्लिम, और मुस्लिम में मिल गया आपको यादव जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूं, सुन लीजिए कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो ये जो 20 तरह की आप बातें कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रहना होगा तो ये करना होगा, ये एक जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया गार्जियन ऑफ द स्टेट के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। इसी बयान पर मैं शिल्पी जी से भी ये पूछना चाहती हूँ। शिल्पी जी, ये बात तो है, ठीक है, आप यूसीसी के लिए एक रोड मैप ला रहे हैं, सारी चीजें हैं, आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, मसौदा तैयार कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर विवाह को एक प्रदेश में रहने के लायक समझना ना समझना, इससे जोड़ देना और सख्त हिदायत देना, क्या ये उचित है? क्या ये सही है? शिल्पी जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? ओके ओके, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके ओके, फाइन। जी, सबसे पहले तो हम प्रियंका जी को संशोधित कर दे जो उन्होंने कहा। हमने बहुत स्पेसिफिकली 31 अगस्त 2018 के ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पेपर का हवाला देकर यहाँ पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कोट किया था। अब आपके प्रश्न पर आ जाती हूँ, तो जो ये देश है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, गांधी जी के विचारों से चलेगा, मोहन यादव जी के दिए गए कोरे बयानबाजी से नहीं चलेगा। इन्हीं के नेता कभी यूसीसी के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने लगते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। पूजनीय धर्मगुरु हमारे यहाँ पर महंत जी जो बैठे हुए हैं वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम मुखरता से उनकी बात का समर्थन करते हैं। धर्म परिवर्तन पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन इसके ऊपर काम करना राज्य सरकारों का कार्य है। वो इसके ऊपर तो यूसीसी के माध्यम से आप धर्म परिवर्तन को कैसे रोकेंगे? जब सारे धर्म यूसीसी के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे तो जो विवाह का प्रावधान है वो हर धर्म के ऊपर एक जैसा लागू हो जाएगा। तो हमें लगता है कि न तो यूसीसी के माध्यम से आपको इस तरह की गैर बयानबाजी करनी चाहिए कि कहीं आप पॉपुलेशन कंट्रोल। जी, सुन पा रही हैं आप? प्रियंका जी साफ कह रही हैं शिल्पी जी कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान कह देना जायज नहीं, क्योंकि आप शादी के आधार पर नहीं तय कर सकते हैं कि कौन प्रदेश में रहेगा कौन नहीं। शिल्पी जी पहले हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, रिकनेक्ट कर चुके हैं। प्रियंका जी मैं आऊंगी आपके पास जरूर, 1 मिनट का और वक्त। शिल्पी जी कंटिन्यू, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। देखिए मोनिका जी, जो भी बात होनी चाहिए वो संविधान के तहत होनी चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए। जो भी लैंगिक असमानता हमारे प्रदेश के अंदर है उसके अंदर समानता आनी चाहिए। महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अगर इसको समाज की स्वीकृति से लाया जाए, ना कि इसको बहुमत के आधार पर पारित करवाया जाए या फिर प्रदेश की जनता पर थोपा जाए, तो हमें लगता है कि सामाजिक कानूनों के प्रति स्वीकृति तब बेहतर होती है जब समाज भी इसके प्रति स्वीकृति रखता है। हमारा सिर्फ इतना और स्पष्ट कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले दिन से यूसीसी के विरोध में न थी और न हम आज हैं, क्योंकि अभी भी हम ये कह रहे हैं मोनिका जी कि यूसीसी का प्रभाव हम पे या प्रियंका जी पे नहीं पड़ेगा। अभी तो यूसीसी का जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश की एक सामान्य महिला पर पड़ेगा, और एक आम महिला इसके बारे में क्या सोचती है उसकी सर्वसम्मति से, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको यूसीसी प्रभावित करता है उनकी सर्वसम्मति से आप इस यूसीसी को पारित करवाइए। इसी की पक्षधर कांग्रेस पार्टी है।
ठीक है प्रियंका जी, एक बात और एक अहम सवाल, जब आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, जब समान कानून समान अधिकारों की बात करते हैं, तो बार बार चाहे इमरान जी हो चाहे शिंपी जी हो, हर किसी ने आदिवासियों का मुद्दा उठाया है। वापस से मेरा सवाल आपसे वही रहेगा और क्लियर शब्दों में, क्या इसमें हर एक वर्ग, समाज के हर एक हिस्से को हर तरीके से लागू किया जाएगा, उन्हें रखा जाएगा, इसके भीतर उस ब्रैकेट में रखा जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा? मोनिका जी, बहुत बेसिक सा मेरा क्वेश्चन है मेरे विद्वान दोनों भाई और बहनों से कि पहले बताइए कि आदिवासी समाज किस धर्म का प्रैक्टिशनर है और वो क्या अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड रखता है? नहीं रखता। वो प्रैक्टिशनर है हिंदू लॉ बोर्ड का मोस्टली, और उसके हिसाब से ही अपने क्रिमिनल और सिविल मैटर्स को सॉल्व करता है। तो मैंने फिर कहा कि धर्म की जो प्रैक्टिस है वो अलग है और जो कानून की प्रैक्टिस अलग है। जिसमें सामाजिक सुधार की जरूरत है, तो आपको नहीं लगता जब सामाजिक सुधार की बात हो रही है तो हर लिहाज से होनी चाहिए? वही तो कुरीतियों के ऊपर हर जगह पे डंडा चला है। आपने देखा है कि कुरीतियों के ऊपर सख्ती से कानून ने प्रबंधन किया है। यहाँ भी वही बात है। मैं बार बार अपना जो मेरा फर्स्ट वर्जन था आप उसको भी सुनिए। मैंने कहा धर्म और धर्म की मान्यताएं अलग है, कानूनी व्यवस्था के अनुसार होते हैं, जिनमें मोस्टली जिन चीजों के बारे में चर्चा करनी थी, चाहे वो उत्तराधिकार की बात करें, दत्तक की बात करें, शादी की बात करें, तलाक की बात करें, इनकी जो अलग अलग डेफिनेशन आती है अलग अलग कानूनों के अनुसार, जिसके कारण डिलेड होता है किसी को जस्टिस मिलना, उसके लिए स्पेशली इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है। लेकिन बेवजह उसको धर्म के साथ जोड़ करके हमेशा परेशानी का सबब बनाया जा रहा है। और वो लोग बना रहे हैं जो कि अगर हम बात करें समानता में, जिनको सांप्रदायिकता ढूंढनी थी, जो अभी तक इसको डिले करते रहे। मैं आभारी हूँ शिंपू जी की जो कह रही है यूसीसी के फेवर में, लेकिन समानता आप बताइए, एक अगर वर्ग विशेष को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कौन आगे आया इसका विरोध करने के लिए? क्या पार्सियंस ने इसका विरोध किया? क्या सिख समुदाय ने इसका विरोध किया? क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी आगे आई इसका विरोध करने के लिए? क्या दूसरे कोई संप्रदाय आगे आए हैं? बताइए। अगर आगे आए हैं तो उनके सजेशन तो बार-बार टारगेट करके आप लोग भी तो खुलकर बार-बार बात कर मुस्लिमों का ही नाम लेते हैं ना। आप लोग भी बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर जब आप लोग टारगेट कर रहे हैं अपने बयानों के माध्यम से, तो वही तो आगे आएगा विरोध के लिए। जो लोग आएगा, जो लोग बात कर रहे हैं, जवाब तो उन्हीं को दिया जाएगा ना मोनिका जी। जो सवाल कर रहे हैं जवाब तो उन्हीं को दिया जाएगा। जो आप ही को जवाब देने के लिए दोनों की तरफ से पॉइंट आउट हो रहा है जो जवाब देना चाह रहे हैं। बारी बारी दोनों का जवाब ले लेते हैं, पहले शिंपी जी का, फिर इमरान जी का, फिर आप अपना जवाब आगे दीजिएगा। शिंपी जी, ओवर टू यू। मोनिका जी, क्योंकि आदरणीय प्रियंका जी ने ये प्रश्न किया, जी आदरणीय प्रियंका जी ने ये प्रश्न किया कि आदिवासी कौन से लॉ बोर्ड के तहत आते हैं, तो हम स्पष्ट कर दें कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है, और यही वजह है कि वो किसी भी लॉ बोर्ड के अधीन आते नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि कोई भी अन्य वर्ग सामने निकलकर क्यों नहीं आया, तो जब आप राम और रहीम की बात करेंगे तो अन्य वर्ग सामने कैसे आएगा? जब आप 6% आबादी को हर मंच से टारगेट करेंगे, जब आपके नेता 5 बीवी 25 बच्चे की बात करेंगे, तो फिर आप बता दीजिए कि ये धर्म विशेष को, संप्रदाय विशेष को टारगेट करके कहा जा रहा है या फिर समुदाय विशेष को टारगेट करके कहा जा रहा है। तो जिसको आप टारगेट करेंगे वही सामने निकल कर आएगा। जवाब देंगे प्रियंका जी, पर पहले इमरान जी का भी जवाब ले ले फटाफट से, फिर इकट्ठा प्रियंका जी जवाब देंगे। इमरान जी, ओवर टू यू, आपका क्या तर्क है इस पर? क्राइम अगेंस्ट ट्राइबल वुमन में पूरे हिंदुस्तान में एमपी टॉप करता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने ट्राइबल के अगेंस्ट क्राइम महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसमें 32% स्टेक हमारे मध्य प्रदेश का है। कौन इनको संभालेगा इन महिलाओं के लिए? क्यों उनके पॉलीगमी के मामले में उनको समान अधिकार नहीं मिलेगा? इनहेरिटेंस के अंदर क्यों नहीं मिलेगा अधिकार? कुल मिलाकर मैडम बहुत सीधी सी बात है कि इन लोगों को मुसलमानों को टारगेट करना है, अपने मुद्दों से ध्यान भटकाना है, और बार बार मुसलमान को टारगेट करके ये हीरो बनना चाहते हैं। और मुसलमानों को ये जितना टारगेट करेंगे ये उतने बड़े नेता बनेंगे, उतने बड़े हीरो बनेंगे। मुसलमानों के नाम में इतनी बरकत है कि मुसलमानों को गाली बकते बकते इस देश में लोग मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। तो इनका मकसद सिर्फ एक है, मुसलमानों को टारगेट करने का, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है महाराज जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो महाराज जी अपनी मुस्कुराहट का ही आप सबसे पहले कारण बता दीजिए। नहीं, मुस्कुराहट का कारण तो कुछ नहीं है। हमारे इमरान साहब कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट करके लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसे बार बार लोग आदिवासियों को कोट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इमरान साहब से पूछता हूँ और हमारी बहन बैठी है शिल्पी जी, उनसे पूछता हूँ
क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि घर में एक समान अधिकार आपको दे दिए जाए? छोटे भाई को अधिकार अलग, बड़े भाई को अलग। ये अधिकार क्या अच्छे लगेंगे घर में? अरे एक घर में रह रहे हैं तो एक जैसे अधिकार होना चाहिए कि नहीं, बताइए। तो उसी प्रकार से बार बार आदिवासियों को इसलिए आप टारगेट मत करिए। आदिवासी भी तो मेरे भाई बहन है, भारतीय होने के नाते। आदिवासी भी भारतीय होने के नाते, इंसान होने के नाते मेरे भाई बहन है। बहस हालांकि गर्मागर्म है, जहां पर बात शुरुआत हुई थी यूसीसी को लेकर, धर्म बनाम संविधान को लेकर, लेकिन अंत ट्राइबल्स के अधिकारों पर भी आकर और एक समानता की जब बात की जाती है तो क्या वो वाकई सिर्फ राजनीति की बात है या समाज में वाकई एक समानता लाने की कोशिश है इसको लेकर आकर खत्म हो रही है, या फिर ये कहिए कि खत्म नहीं हो रही है, अभी ये बहुत लंबी जाने वाली है। लेकिन कार्यक्रम को यहाँ विराम देने का समय हो चला है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। सियासत में भूचाल आ गया है सीएम के बयान की वजह से। अब ये भूचाल कितना आगे बढ़ेगा, किस किस को अपने साथ ले डूबेगा, देखने वाली बात होगी। यूसीसी पर जल्द ही मसौदा जो है वो सरकार समक्ष भी रखेगी। अभी कोई प्रॉपर मसौदा जो है वो तैयार नहीं हुआ है, इसलिए आगे नहीं रखा गया है। देखना होगा मध्य प्रदेश की सियासत इसको लेकर आगे और कितनी गर्म होगी। नमस्कार।